गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज मैं फिर से मौजूद हूँ मिथिला के एक बहुत ही खूबसूरत शहर सहरसा में, और आज हम लोग करने वाले हैं सहरसा सिटी को एक्सप्लोर। 2-4 प्लेसेस मैंने पॉइंट आउट कर लिए हैं, उन सारी जगहों पर चलेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैं एक स्पेशल प्लेस पर चलूँगा जिसका जो सोल रीजन है मेरे शहर से आने का। तो चलिए हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं माँ उग्रतारा शक्तिपीठ में दर्शन के साथ, जो कि यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है, महिषी नाम के लोकेलिटी में। तो चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ से ऑटो और पहुँचते हैं माता के दर्शन करने। सहरसा रेलवे स्टेशन से वॉक करते हुए हम लोग पहुँच गए सुभाष चौक। एंड इस जगह से ही हम लोग को महिषी के लिए ऑटो मिलेगा। यहाँ पर रखे और ढेर सारे ऑटो लगे हुए हैं जो कि महिषी के लिए रवाना होते हैं। थोड़े भर जाते हैं, उसके बाद ही रवाना होते हैं। तो यहाँ तक आप ऑटो लेकर भी पहुँच सकते हो, 10 रुपये का ऑटो लेकर, या फिर पैदल ही वॉक करके पहुँच सकते हो। 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलिए हम लोग बैठते हैं ऑटो में एंड चलते हैं महिषी के लिए। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं महिषी। इंटरनेट पर कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा था कि इसे महिष्मती भी लिखा हुआ था। अब आई डोंट नो राजामौली ने इसे कॉपी तो नहीं किया है ना। मैं बता दूं कि ऑटो वाले ने हमें ड्रॉप कर दिया था महिषी चौक पर ही, एंड वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के वॉक करके हम लोग पहुँच चुके हैं माँ उग्रतारा शक्तिपीठ। तो चले चलते हैं मंदिर के अंदर एंड करवाते हैं आपको दर्शन। ये है सहरसा में स्थित माँ उग्रतारा शक्तिपीठ। मान्यता है कि माता सती का बायां नेत्र इसी जगह पर गिरा था। इसी जगह पर आदि गुरु शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी भारती का शास्त्रार्थ भी हुआ था, और जिसमें शंकराचार्य जी को हार का सामना करना पड़ा था। मान्यता ऐसा भी है कि महर्षि वशिष्ठ ने इसी जगह पर अपने उग्र तप से माता को प्रसन्न किया था, इसीलिए इसे वशिष्ठ आराधिता श्री उग्रतारा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो गाइस, मंदिर में आप जैसे एंटर करोगे आपको ढेर सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे। साथ ही साथ आप मेरे पीछे एक कुआं देख पा रहे होंगे। लोग यहाँ से कुएं से जल निकाल रहे हैं और माता को चढ़ाने के लिए जल ले जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी लेते हैं फूल माला और जल लेते हैं और फिर चलते हैं माता के दर्शन करने। माँ उग्रतारा शक्ति के 10 उग्र रूप यानी कि 10 महाविद्याओं में से भी एक है। उग्रतारा नाम के पीछे ऐसी भी मान्यता है कि माँ अपने भक्तों के सभी उग्र से उग्र व्याधियों को हर लेती हैं। मान्यता ऐसा भी है कि बिना भगवती उग्रतारा के आदेश के तंत्र सिद्धि भी पूरी नहीं होती। यही कारण है कि तंत्र साधना करने वाले लोग भी यहाँ अवश्य आते हैं। इनको कहा गया है वशिष्ठ आराधिका तारा तत्व तारा शिलामणि। वशिष्ठ के द्वारा जो आराधित भगवती है वो अभी प्रस्थल के रूप में है। यहाँ सती की माया नेत्र गिरी है। एक कारण कोई शक्तिपीठ होता है, 2 कारण से। एक तो वशिष्ठ जी का आराधना किया, उसमें ये प्रस्थल हुई, एक कारण, और सती की माया नेत्र गिरी, 2 कारण। तो जी माँ उग्रतारा के हमारे दर्शन हो गए। एंड कोइंसिडेंटली आज देख लो आप कि आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन भी है। तो व्हाट अ कोइंसिडेंस इट वाज। चलिए हम लोग का दर्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो जी अभी मैं मौजूद हूँ संत कारू बाबा धाम। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कोसी नदी के तट पर बना यह मंदिर डेडिकेटेड है कारू बाबा को, जो कि कहते हैं कि मिथिला पर्टिकुलरली कोसी रीजन के काफ़ी बड़े संत हुए, सिद्ध संत हुए, जिनके पास ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारी स्पिरिचुअल पावर भी थी, जो कि अलग अलग चीज़ों को चेंज भी कर सकते थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर एंड करते हैं दर्शन। वैसे आपको बता दूँ कि मंदिर के पास कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप फूल प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर करते हैं बाबा के दर्शन। कारू बाबा यानी संत कारू खिरहरी सहरसा के महपुरा गांव के एक दिव्य संत थे, जो कि यादव परिवार में जन्मे थे। वो महादेव के भक्त थे और गौ सेवा में ही अपना जीवन बिताया करते थे। यहाँ के लोगों के बीच उनके चमत्कार के किस्से काफी मशहूर हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बाबा का आश्रम कोसी नदी के किनारे स्थित होने के बाद भी आज तक नदी ने इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कारू बाबा का यह आश्रम आज एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका है। हर साल नवरात्रि के महासप्तमी पर यहाँ हजारों लीटर दूध चढ़ाया जाता है। हालत कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग कोसी नदी को भी दूध की धारा के रूप में देखने लगते हैं। भक्तों का मानना है कि कारू बाबा मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी पूजा से रोग और पीड़ा दूर होती है। ये स्थल आज भी आस्था और भक्ति का एक महान केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कारू बाबा को खीर बहुत पसंद था, इसलिए आज भी यहाँ भक्तों के दान किए गए दूध से प्रतिदिन खीर बनाकर लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। तो जी कारू बाबा मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। अब हम लोग मंदिर के थोड़ा पीछे आए हैं एंड दिस इज़ द रीज़न जिसके वजह से मैं पर्टिकुलरली सहरसा आया। मैं सहरसा को स्किप कर देता, लेकिन मुझे कोसी रिवर देखना था। जब कभी आप कोसी रिवर के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यही पढ़ने को मिलेगा, हिंदी में बिहार का शोक और इंग्लिश में सौरव ऑफ बिहार। अगर हम लोग कोसी नदी की बात करें तो 3 ट्रिब्यूटरीज को मिलकर ये कोसी नदी बनती है, जिसे हम लोग बिहार में देखते हैं। एक जिसका ओरिजिनेशन तिब्बत में होता है और बाकी 2 का नेपाल में होता है।
कोसी नदी नेपाल के माउंटेन्स से निकलकर सीधे बिहार के प्लेन्स को हिट करती है और इसके कारण बहुत ही हाई मोमेंटम इसके पास होता है। और हाई मोमेंटम होने के कारण ये बहुत ही बड़े अमाउंट में सिल्ट को अपने साथ कैरी करती है। सिल्ट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, गाद जाके मतलब जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो अपने साथ वो बालू मिट्टी को लेके साथ में चलेगा, इसलिए कोसी नदी पर्टिकुलरली अपने साथ बहुत हेवी अमाउंट ऑफ गाद को लेके चलती है। इसलिए आप देखोगे कि कई बार ये अपनी जो रूट होती है रूट को भी चेंज कर लेता है। अगर आप डेटा को देखोगे तो आपको काफ़ी आश्चर्यचकित होगे कि लास्ट 250 साल में इसने 120 किलोमीटर अपने आप को वेस्ट साइड में शिफ्ट कर लिया है। तो आप समझ सकते हो जिसका पाथ भी डिसाइडेड नहीं है। और चूँकि ये अपने साथ एक मैसिव अमाउंट ऑफ सिल्ट को कैरी करता है, इसलिए इसका जो रिवर बेड है वो भी कम होते जाता है। और कम होते जाएगा रिवर बेड इसका, तो ऑफकोर्स पानी का जो लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। और ऊपर से अगर बारिश हो गया तो आप समझ ही लो जून से सितंबर के मंथ में इसमें जो पानी का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके कारण बिहार के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में बाढ़ का कारण हर साल बनता है। इसलिए ही शायद इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने से बाढ़ तो लाता ही है, साथ ही साथ ये मैसिव डिस्ट्रक्शन भी लाता है। नो वन नोज़ किसका रूट क्या से क्या हो जाएगा। वैसे तो बिहार में 3 नदियाँ, एक तो ये कोसी, गंडक और बागमती, ये तीनों हर साल बाढ़ लाती ही लाती हैं। लेकिन कोसी का जो डिवास्टेशन होता है वो जस्ट नेक्स्ट लेवल होता है। सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इसके जो कई सारे इलाके जो हैं हर साल बाढ़ के चपेट में आ ही जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों को अपने घर को छोड़ कर जाना पड़ता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनके जो कैटल्स होते हैं, मवेशियाँ होते हैं, वो सब भी डूब जाते हैं, मर जाते हैं। इसके कारण काफ़ी सारा लॉस होता है यहाँ के लोकल जो लोग रहते हैं उसका। बिहार गवर्नमेंट के लिए भी ये बाढ़ आपदा में अवसर ही है। मतलब हर साल इस चीज़ पे जिक्र होता है, हर इलेक्शन के पहले इस चीज़ पे जिक्र होता है कि बाढ़ को हम लोग रोकेंगे। हाँ, बाढ़ को पूरी तरीके से रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर किया जा सकता है कि बाढ़ से जो डिवास्टेशन होता है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। अब देखो ना, हर साल बाढ़ आना तय ही है लगभग, और इसमें जो मंत्री होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे और बाकी जो मिनिस्टर्स होंगे वो हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज़ का सर्वे कर लेंगे और एक फंड एलोकेट कर देंगे यहाँ पे राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए। बाकी कितना का होता है नो वन नोज़। हाँ, अब कुछ सामान वगैरह हेलीकॉप्टर से ही गिराते हैं, पानी में गिरा तो पानी में गिरा, लोग को मिला तो लोग को मिला। मतलब आप समझ लो आपदा में अवसर ही है बिहार गवर्नमेंट के लिए ये बाढ़। और ये मतलब एक बस पॉलिटिक्स का एक जरिया बन चुका है। हालांकि बहुत लंबे अरसे से जब अटल बिहारी वाजपेयी बिहार का एक दौरा किया था तो उन्होंने एक चीज़ सजेस्ट किया था, नदियों को नदियों से जोड़ने का। नॉर्थ बिहार में मैंने आपको बताया कि कई सारी जो नदियाँ हैं, जैसे कि गंडक हो गया, बागमती हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, ये कोसी हो गया, ये सारी जो नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं। मतलब आप समझ लो कि बर्फ़ को पिघलने से। वहीं अगर साउथ बिहार को देखोगे, गंगा के जो नीचे वाले पार्ट में जो नदियाँ हैं, जैसे कि कर्मनासा हो गया, सोन हो गया, फल्गु हो गया, किऊल हो गया, ये सारी जो नदियाँ हैं वो मेनली बरसाती नदियाँ हैं, वो सारी प्लेट्यू से निकलती हैं, इसीलिए पूरे साल उसमें पानी नहीं होता। हाँ, बारिश के मौसम में उनमें पानी होता है, बट ऑल बाकी रेस्ट के साल में वहाँ पानी नहीं होता। इसलिए गर्मियों में आप देखोगे तो साउथ बिहार में बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, और नॉर्थ बिहार में अगर आप देखोगे तो बाढ़ आ जाता है। तो आप समझ लो कितना डिसिमिलरिटी है इन दोनों चीज़ों के बीच में। तो एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी इस जगह का दौरा किया था, उन्होंने बाढ़ को देखा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ऐसा प्रोविज़न बनाया जाए जिसमें नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। हालांकि उस बात को भी काफ़ी पॉलिटिक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होता है कि हाँ हम ये प्लान कर रहे हैं, ये IIT खड़गपुर से प्लान लिए हैं, ये वो लिए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो। इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है तो आप समझ लो बिहार और कितना प्रॉस्परस हो सकता है। एक तरफ बाढ़ आता है, उसका समस्या ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो तो कम तो ज़रूर ही हो जाएगा, और दूसरी तरफ सूखा आता है, उसका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो ही जाएगा। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ विल पावर। अगर आप करना चाहो तो चलो, नदी से नदी को जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, बट कुछ काम ऐसा है जिसको ईजिली किया जा सकता है, जैसे कि गाद हटाने का प्रोसेस, डीसिल्टिंग का प्रोसेस। बहुत ही बड़े स्केल पर इन नदियों के रिवर बेड से डीसिल्टिंग का काम किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो वाटर का जो लेवल है वो नीचे ही चला जाएगा। साथ ही साथ इनको जो नदी का जो एरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ बफर जोन्स एलोकेट कर दो नदियों के पास में, और जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको रिलोकेट कर दिया करो। साथ ही साथ जो फ्लड प्रोन एरिया है उसमें एक आप शेल्टर बना दिया करो, जैसे कि वो भी हाइट पर। शेल्टर तो पहले ही बना है, मैंने देखा था लास्ट टाइम न्यूज़ पर देखा था कि शेल्टर ही पहले डूबा था घर से पहले। तो थोड़ा हाइट पर बनाओ और वहाँ तक पहुँचने के लिए बोट का सब व्यवस्था कर दो, ताकि इन केस ऑफ एनी मतलब कुछ हो भी तब भी जो डिवास्टेशन है वो मिनिमम हो सके। बट ये डिपेंड करता है, आप अगर करना चाहो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और ना करना चाहो तो वोट बैंक तो ऑफकोर्स है ही। चलिए, वैसे कोसी नदी को मैंने देख लिया, मुझे हमेशा से कोसी नदी को देखने का बहुत ही मन था, बहुत ही अच्छा लगा देख करके। वैसे अभी जुलाई का मंथ चल रहा है एंड वाटर लेवल काफ़ी बड़ा हुआ है, बहुत दूर दूर तक आपको दिख रहा हो कोसी नदी। इतना तो मतलब मैं डेप्थ का तो नहीं पता, लेकिन इतना गंगा में भी मुझे इतना लंबाई तो नहीं दिखता है, इतना चौड़ाई तो नहीं दिखता है। खैर चलिए, हम लोगों ने कोसी नदी देख लिया,
अब हम लोग चलते हैं बैक टू सहरसा। वापस सहरसा लौटते वक्त ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि कोसी का पानी आने वाले दिनों में इन सारे खेतों को भरकर इस रोड तक आ जाएगा। खैर चलिए हम लोग चलते हैं वापस सहरसा। सहरसा स्टेशन के बगल में ही सब्जी मंडी है एंड वन थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी, यहाँ के छोटे छोटे वेंडर्स ने भी स्पीकर पर सब्जी का रेट लगा रखा है, मतलब चिल्लाने का काम ही नहीं है। वेल इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए जगह पर, तब तक के लिए बाय।